नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज बात करेंगे हरियाणा और पंजाब की। आज बात करेंगे हरियाणा और पंजाब के बीच चले आ रहे कई गतिरोध और कई विवादों की। ये बात करना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदला गया है। नए नाम के साथ ही हरियाणा पंजाब का सालों से चला रहा गतिरोध खत्म हो गया है। आज जहां पंजाब और हरियाणा सरकार से जुड़े नेता एक मंच पर एकजुट नजर आए तो क्रेडिट गेम भी शुरू हो गया है। लेकिन नए नाम के साथ एक सवाल यह भी उठता है कि क्या चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नाम की तरह ही पंजाब हरियाणा के दूसरे विवाद, दूसरे मसले या दूसरे मुद्दों से जुड़ा गतिरोध खत्म हो सकता है? चर्चा इसे लेकर करेंगे। पहली रिपोर्ट आप देखें। पंजाब और हरियाणा के बीच हरियाणा गठन से लेकर अब तक कई मुद्दों को लेकर बहस और विवाद चला आ रहा है। लेकिन विवाद के मुद्दों में से सालों से चला आ रहा एक विवाद आखिरकार अब खत्म हो गया है। जी हां, अब चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर छिड़ी जंग खत्म हो चुकी है और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि शहीद भगत सिंह की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए विधिवत रूप से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर रख दिया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 93वें एपिसोड में चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर ये बड़ा ऐलान किया और इसी के साथ हरियाणा और पंजाब के बीच चला आ रहा ये विवाद भी खत्म हो गया। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया और एयरपोर्ट के नए नाम पर खुशी जाहिर की और इसे लेकर पीएम मोदी का भी आभार जताते हुए इसे शहीद भगत सिंह के लिए सच्ची श्रद्धांजलि बताया। शहीद भगत सिंह की जयंती पर आयोजित समारोह में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखे जाने पर प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। साथ ही डिप्टी सीएम ने नए नाम को लेकर अपने और हरियाणा सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। पिछले दिनों भगवंत मान जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और मेरी उनसे पहली बैठक हुई और हमने ये आग्रह किया कि दोनों का मन एक है कि इस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पर होना चाहिए, मगर कई सालों से कागजी मतभेद विवाद के कारण ये निरंतर पेंडिंग पड़ा और ये ऐतिहासिक वर्ष है जब 115 साल हम शहीद भगत सिंह जी के जन्म के मनाने का काम कर रहे हैं और आज हमें ऊपर उठकर इस फैसले को लेना पड़ेगा कि इस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाए। और मैं तो धन्यवाद करूंगा भगवंत मान जी का कि इनने चिट्ठी दिल्ली भेजी, हरियाणा ने चिट्ठी दिल्ली भेजी और 19 तारीख को जब माननीय प्रधानमंत्री जी से मुझे मिलने का मौका मिला और मैंने उनसे आग्रह किया कि इस अमृत महोत्सव में जब हरियाणा पंजाब दोनों बड़ा और छोटा भाई दोनों मन एक बना चुका है कि इस एयरपोर्ट का नाम इस महान शहीद के नाम पर होना चाहिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये निर्णय तुरंत लिया और 25 तारीख को ये अनाउंस किया। इसी कड़ी में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि शहीद भगत सिंह एक ऐसे युवा थे जिन्होंने देश को जागृत करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। शहीद भगत सिंह हमारे दिल दिमाग में बसे हुए हैं। भगत सिंह का नाम आते ही धमनियों में रक्त दौड़ने लगा, आंखों के आगे उस युवा का चेहरा जिसने सारे देश को जागृत करने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया, वो आंखों के सामने नजर आने लगा। देशभक्ति की भावना से व्यक्ति ओत-प्रोत होता है और देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत आदमी अपना एक एक काम देश आगे बढ़े उसके लिए करना चाहता है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि जब पंजाब में प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे और एयरपोर्ट का नाम मोहाली रखना चाहते थे, तब हमने ये सुझाव दिया था कि एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर हो, लेकिन अब हरियाणा सरकार की वजह से 8 साल लग गए, क्योंकि यह सरकार पहले अलग नाम का सुझाव देती रही। ऐसा है
ये देर आए दुरुस्त आए। ये जब एयरपोर्ट बना उस समय, क्योंकि पहले पंजाब के मुख्यमंत्री जी प्रकाश सिंह बादल, उनका था इसका मोहाली नाम रखा जाए और मोहाली पंजाब में ले जाए, तो इस बात का मैंने कहा चंडीगढ़ है, और मैंने उस टाइम का सुझाव था कि शहीद भगत सिंह के नाम से रखा जाए, क्योंकि शहीद भगत सिंह का नाम सारी दुनिया में मालूम है। और ये इतना लंबा 8 साल लगे क्योंकि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कोई और नाम सजेस्ट किया था, इस वास्ते देर हुई। ये तो 8 साल पहले हो जाना चाहिए था, नाम रखा जाना चाहिए था। उनका हक है, पंजाब का नाम, पंजाब में चंडीगढ़ में एयरपोर्ट हो शहीद भगत सिंह के नाम से, इससे ज़्यादा खुशी क्या है। बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी हूँ। चलो देर आए दुरुस्त आए। उधर पंजाब में भी मुख्यमंत्री भगवंत मान और पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह क्रेडिट लेते हुए नजर आए। पंजाब सरकार इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर देख रही है। इतनी जल्दी प्रधानमंत्री जी ने हमारी मांग पूरी की कि 28 सितंबर आज का दिन है। हमने यही किया था कि सर 28 सितंबर को उनका जन्मदिन है, अगर उससे पहले अनाउंसमेंट हो जाए तो बहुत बड़ी श्रद्धांजलि और उनकी आत्मा को सुकून मिलेगा। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इतनी जल्दी इस मांग को पूरा किया और उस मांग पर अमल करने के लिए आज केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे। नए नाम पर शुरू से ही सियासत पर सवाल यह जरूर उठता है कि क्या वाकई शहीद भगत सिंह के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखने का क्रेडिट लिया जाना चाहिए। अगर हाँ, तो ये क्रेडिट किसे जाता है, और अगर ये दोनों राज्यों में बातचीत के जरिए केंद्र के सहयोग से समाधान निकला है, तो क्या इसी तरह से हरियाणा पंजाब के बीच दशकों से चले आ रहे SYL, राजधानी चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट और विधानसभा में हिस्सेदारी जैसे मुद्दों का हल नहीं हो सकता। क्या इन मुद्दों को लेकर पंजाब हरियाणा और केंद्र सरकार आगे कदम नहीं बढ़ा सकती? और सवाल ये भी कि क्या शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा आगामी दिनों में दूसरे विवादों और मुद्दों पर भी राजनीतिक इच्छाशक्ति और एकजुटता दिखाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। देखिए, हर्ष का विषय तो है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है, लेकिन मामला चूंकि सालों से चला आया और मामला चूंकि राजनीति से जुड़ा के, तो सवाल भी बहुत सारे हैं। क्या इसमें क्रेडिट लिए जाने की दरकार है, और अगर हाँ क्रेडिट लिया जा सकता है तो ये क्रेडिट किससे जाता है? सबसे पहला सवाल ये रिपोर्ट में भी आपने सुना। साथ ही क्या दूसरे जो मुद्दे हैं पंजाब और हरियाणा से जुड़े, क्या उनका समाधान नहीं हो सकता है? क्या जिस तरह से पंजाब और हरियाणा सरकार से जुड़े नेता और लोग एक साथ मंच पर नजर आए, क्या ये एकजुटता दूसरे मुद्दों को लेकर भी देखी जा सकती है? एक खास पैनल हमारे साथ है जिनका परिचय हम आपसे करा दें। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान है हमारे साथ, हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता के, स्वागत है आपका। बीजेपी से हमारे साथ अजय गुलिया जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी, स्वागत है आपका। और कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र रावल जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। चौहान साहब, शुरुआत आपसे। क्या ये उपलब्धि है हरियाणा सरकार के लिए, और क्या इसके लिए किसी के एफर्ट्स ये बताया जा सकता है कि किसने प्रयास किए और किसके प्रयासों से ये संभव हो पाया के? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें श्रेय लेने की कोई लंबी चौड़ी होड़ या प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता की गुंजाइश है। शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर इस विमानपत्तन का नाम हो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम हो, दोनों राज्यों की तरफ से सुझाव आया था। हरियाणा की विधानसभा ने विधिवत प्रस्ताव पारित करके समय रहते का नाम भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा, तो ये उनके प्रति हम सब की बड़ी श्रद्धांजलि होगी। यहाँ विवाद कुछ और थे। मुझे नहीं लगता कि पंजाब ने भी कभी शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर इस विमानपत्तन का नाम रखने का विरोध करने का साहस जुटाया होगा। कोई भी नहीं कर सकता। एक ऐसा नाम है शहीद आजम भगत सिंह जिस नाम से पूरे के पूरे हिंदुस्तान में, तमिलनाडु से लेकर के और लद्दाख तक, अटक से कटक तक, सब जगह हर हिंदुस्तानी की शिराओं का लहू वो गरमाइश प्राप्त करता है, तरंगित हो उठता है। तो उस व्यक्ति के नाम पर, उस विभूति के नाम पर जिनकी आज जयंती है, कहीं कोई विवाद हो नहीं सकता था। मसले कुछ और थे, और उसमें मसला पहला मेरे हिसाब से और सबसे बड़ा ये था कि पंजाब ये चाह रहा था पहले दिन से कि इस
हवाई अड्डे के नाम के साथ मोहाली शब्द जोड़ा जाए। हरियाणा को ये मंजूर नहीं था। हमने इस हवाई अड्डे के निर्माण में अपनी पूरी हिस्सेदारी, पंजाब के बराबर की हिस्सेदारी अदा की है और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इस कंपनी में वो केंद्र सरकार है या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो ऐसे में उसको पंजाब का हवाई अड्डा कहना, ये पंजाब को लगता था कि ऐसा करके वो अपनी लात ऊपर कर पाएंगे, वो हमने होने नहीं दिया। उसके लिए हमने संघर्ष किया और अंततः गत्वा पंजाब को ये बात स्वीकार करनी पड़ी कि हवाई अड्डे का नाम इस दोनों प्रदेशों की जो साझा राजधानी है उसके साथ उसका नाम जोड़ा जाए, न कि मोहाली का। जी अजय गुलिया जी, डिप्टी सीएम को हमने पहले भी सुना और आज उनके कार्यक्रम था तो आज भी उनके संबोधन को सुना। एक तरफ तो ठीक है, कहा गया है कि दोनों ही राज्यों के प्रयास हैं, लेकिन साथ साथ जो कि फैक्चुअल भी है वो कहा गया कि मैं पंजाब के सीएम से मिला, हमने मुलाकात की, हमने केंद्र को चिट्ठी भेजी और आग्रह किया गया केंद्र से, खुद मैंने आग्रह किया। तो ये मैंने हमने बात की, हम मिले, हमने प्रयास किए, तो क्या ये, हालांकि चौहान साहब तो कह रहे हैं कि क्रेडिट लेने की बात नहीं है, लेकिन क्या ये वाकई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है जेजेपी की ओर से या डिप्टी सीएम की ओर से? नहीं, देखिए ज्योति जी, मैं एक चीज मानता हूँ, एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कह गए दोनों ज्ञानी। देखिए हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जब हिसार लोकसभा से सांसद होते थे तब भी उन्होंने लोकसभा के अंदर ये मांग उठाई थी। और हम तो धन्यवाद देंगे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने हमारी इस मांग को मान लिया। तो साथ के साथ धन्यवाद देंगे पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी का भी कि, और देखिए जैसा कि मेरे भाजपा के साथी ने कहा कि अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, किसी भी भारतीय को जिसके सीने में तिरंगा धड़कता होगा, किसी को इस बात पे आपत्ति नहीं होगी कि शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नामकरण हो, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी, ये हम भी मानते हैं। लेकिन हम लोगों ने मांग रखी, हमारी तो ये मांग थी, हम तो चुनाव के अंदर भी ये कहते थे कि चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पे होना चाहिए। भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने लोकसभा आपके पास, उसके बाद जी अजय गुलिया जी आएंगे आपके पास। कांग्रेस का भी पहला रिएक्शन हम ले लें। रावल जी, आज हमने सुना हुड्डा साहब को, उनका कहना है कि ठीक है देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये तो देरी हो गई और देरी के लिए जिम्मेदार वो मानते हैं हरियाणा के सीएम को, हरियाणा सरकार को, कि हमने तो आज से 8 साल पहले ही सुझाव दे दिया था। जब प्रकाश बादल मुख्यमंत्री होते थे उस वक्त हमने प्रयास किया था, हरियाणा सरकार अलग अलग नाम देती रही, अलग अलग सुझाव देती रही। तो क्यों भूपेंद्र हुड्डा को या हरियाणा कांग्रेस को ये लगता है कि सरकार ने तो देरी कर दी ये नाम बदलवाने को लेकर? की जयंती की सभी आपको शुभकामनाएं सभी को देना चाहूंगा। जहां तक अभी मेरे साथी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, वीरेंद्र चौहान जी या हमारे जजपा के साथी बोल रहे थे, बिल्कुल ठीक है, ये नाम शहीद भगत रखा जाना चाहिए था। लेकिन आज सभी श्रेय लेने की बात कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद हो रहा है, पंजाब के मुख्यमंत्री का धन्यवाद हो रहा है। कोई इस बात को जिक्र नहीं कर रहा कि प्रोजेक्ट किसके समय में बना। इस प्रोजेक्ट की कल्पना, कंसीविंग यूपीए सरकार के समय हुई। तत्कालीन हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे। हमने आउट ऑफ वेट जाके हरियाणा सरकार ने अपने हिस्से की राशि दी, यूपीए सरकार ने बाकी पैसा इन्वेस्ट किया, तब इस एयरपोर्ट का निर्माण हुआ। मैं ये चाहूंगा हमारे साथी बड़ा दिल दिखाते हुए ये बात भी एक्नॉलेज करें कि ये एयरपोर्ट बना कब, किसके प्रयासों से बना और इसके लिए धनराशि किसने दी। बिल्कुल अच्छी बात कही आज माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कि पंजाब सरकार ने देरी की, ये देरी नहीं होनी चाहिए थी, इसका नाम पहले रख दिया जाना चाहिए था और चंडीगढ़ ही रहना चाहिए था। हम शुरू से इस बात का विरोध कर रहे थे, चाहे बादल सरकार से विरोध किया कि मोहाली नाम क्यों ऐड हो। जब हरियाणा सरकार ने इसमें अपना पैसा लगाया है, हरियाणा के नागरिकों का पैसा लगाया, तो चंडीगढ़ जब संयुक्त राजधानी है, संयुक्त रहना चाहिए। मुझे इस बात की कोई आपत्ति नहीं, हम इस बात को क्रेडिट नहीं मांग रहे, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि हमारे जो प्रवक्ता दूसरे हमारे साथी डॉक्टर साहब बैठे हैं, गुलिया जी हैं, कम से कम इस बात को एक्नॉलेज करें कि ये प्रोजेक्ट यूपीए सरकार में बना, तत्कालीन हरियाणा सरकार ने इसलिए अपनी आर्थिक मदद दी,
तब जाके ये एयरपोर्ट खड़ा हुआ, जिसका नाम लेके आज इसका श्रेय लेने की कोशिश हो रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने हमारी तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो मांग थी, जिसका नाम शहीद आजम भगत सिंह रखा जाना देखिए, चाहिए। समझ में ये नहीं आता है। हरियाणा एक विधानसभा तरफ ने तो क्या किया, चौहान साहब आ रहे हैं आपके पास, सब बात अजय की गुलिया बात जी है। आप भी कमेंट कीजिएगा। एक तरफ तो बहस की शुरुआत में ही कह दिया जाता है कि इसमें तो कोई होड़ या कोई रेस होनी ही नहीं चाहिए कि किसका क्रेडिट है, किसने किया है। वहां पंजाब की बात करें, भगवंत मान खुद क्रेडिट लेने की कोशिश में है, कैप्टन साहब खुद एक प्रयास ही कर रहे हैं कि हमने ये सुझाव दिया था। यहाँ हुड्डा साहब की ओर से क्रेडिट लिया ही गया है। डिप्टी सीएम खुद ये कहते हैं कि मैंने मुलाकात की पंजाब के सीएम से, हमने हरियाणा सरकार ने ये आग्रह किया केंद्र से और उसके बाद ये हुआ है। और अभी चौहान साहब ये कह रहे थे कि इसमें तो कोई दरकार है नहीं, कम से कम होना नहीं चाहिए कि इस तरह से राजनीति हो या क्रेडिट लिया जाए। अजय गुलिया जी कुछ कहना चाह रहे थे। भाई का अगर वक्तव्य सुनेंगे, हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब पंजाब में सरकार बनी और मेरी मुलाकात पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी से हुई तो हमने इस पर चर्चा की और उन्होंने अपनी सहमति जता दी। उन्होंने तो इस बात को कहा है कि हमने मांग रखी, उन्होंने अपनी सहमति जता दी और केंद्र की सरकार ने इसको तुरंत प्रभाव से माना और इसका नामकरण हो गया। देखिए, इसमें कोई क्रेडिट की होड़ नहीं और ना होनी चाहिए। और शहीद आजम भगत सिंह के नाम पे तो ना राजनीति होनी चाहिए ना क्रेडिट की राजनीति होनी चाहिए। एक बात से मुझे आपत्ति है, ये कह रहे हैं यूपीए ने पैसा लगाया। यूपीए क्या पैसा इटली से लेकर के आया था? भारत की सरकार ने पैसा लगाया। भारत की सरकार ने पैसा लगाया, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। ये पैसा भारत के नागरिकों का लग रहा है और भारत की सरकार का लग रहा है। आप भले इसको नाम कोई भी दे, आप ये कहते हैं यूपीए ने पैसा यूपीए पैसा क्या इटली से लेकर के आया था? भाई, ये पैसा हमारा है, हमारे देश का है, प्रत्येक नागरिक का पैसा है। सरकार चाहे किसी की रही हो, उन्होंने लगाया। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं उस सरकार के कार्यकाल के दौरान ये चीजें हुई। लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर आज भी हरियाणा प्रदेश की सरकार कहीं को डेवलपमेंट का काम करिए तो हरियाणा प्रदेश के लोगों का पैसा लग रहा है। हाँ, नीतियां जरूर हो सकती हैं, कुछ लोगों की नीतियां डिस्ट्रक्टिव सोच के साथ राजनीति करने की होती है और कुछ लोगों की कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ होती है कि सरकार ने काम किया, ये बिल्कुल नया नहीं है। सरकारों की तारीफ भी होती है काम के लिए, उनकी सरकार प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है, उसकी चर्चा भी होती है, क्रेडिट भी मिलता है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। चौहान साहब कोई टिप्पणी करना चाह रहे हैं बहुत जल्दी, उसके बाद संदीप जी को चर्चा में जोड़ेंगे। आइए इस क्रेडिट वाले मसले से आगे बढ़ते हैं, कुछ वैचारिक बात कर ली जाए। और वैचारिक बात यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी और यूपीए को पूरी फ्रीडम होती अपने अंदाज में नामकरण करने की, तो ये इसका नाम भी पंडित जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा, श्रीमती इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, श्री राजीव गांधी हवाई अड्डा, और बस चलता तो राहुल गांधी हवाई अड्डा रख देते। क्योंकि इन्होंने जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, संस्थान स्वाधीनता के बाद बनाए कांग्रेस की सरकारों ने, ज्योति जी ये ऐतिहासिक तथ्य है कि इन्होंने इस देश के क्रांतिवीरों को, भगत सिंह के कुनबे के बलिदानियों को दरकिनार किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दरकिनार किया, और तो और प्रखर राष्ट्रवादी कांग्रेसी सरदार पटेल को भी दरकिनार किया। इनकी चल जाती तो ये कतई शहीद भगत सिंह का नाम ना आने देते। परंतु अच्छी बात यह है कि इस मामले में केंद्र, हरियाणा और पंजाब सब सहमत हुए और सबने अपने ढंग से प्रयास किया होगा। पंजाब की विधानसभा ने भी एक प्रस्ताव पारित किया, हरियाणा की विधानसभा ने भी एक प्रस्ताव पारित किया और केंद्र की सरकार ने उसको स्वीकार करते हुए मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने इस आशय की घोषणा कर दी। इसमें एक बात मैं देखता हूं, एक अच्छी बात देखता हूं कि शहीद भगत सिंह और उनकी कतार के क्रांतिवीर, मैं फिर याद कराऊंगा, आज उनकी जयंती है। ये लोग ऐसे व्यक्तित्व हैं जो समूचे हिंदुस्तान को जोड़ने का दमखम रखते हैं। ये ऐसे स्तंभ हैं जिनका सहारा, आसरा लेकर के हम छोटे जो हमारे संकुचित विचार हैं उनसे पार पा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। शर्त यही है कि जिनको लेकर राजनीतिक दल भले ही वोट बैंक के लिए एक तो कम से कम हो जाते हैं,
किसी मुद्दे पर। संदीप जी, करीब 7 से 8 साल का वक्त, नाम को लेकर गतिरोध रहा, नाम को लेकर आएंगे चौहान साहब। देखिए संदीप जी का पहला जवाब भी अभी नहीं आया है। आप नहीं चाहेंगे कि हम उनको चर्चा में जोड़ें? संदीप जी, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदला गया, इसे कैसे आप देखते हैं? क्योंकि अब सबका ये कहना है कि ये मेरा सुझाव था, ये हमारा सुझाव था, ये हमारा प्रयास था, ये हमने प्रयास किया, ये केंद्र ने कर दिया, ये हरियाणा ने किया, ये पंजाब ने किया, तो बहुत सारी बातें इसे लेकर। देखिए ज्योति जी, सबसे पहले बताऊं आपको, ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जैसे हैदराबाद का है, चंडीगढ़ का है, और जो दिल्ली का डेवलप किया गया था टर्मिनल 3, बहुत ही शानदार बनाए गए हैं। और ये लड़ाई मेरे ख्याल से जो चंडीगढ़ वाली आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये काफी समय से, जब वीरेंद्र चौहान जी कांग्रेस में होते थे तब से ये लड़ाई जारी थी। और लड़ाई भगत सिंह जी के नाम पर नहीं थी, शहीद आजम के नाम पर नहीं थी। एक क्षण देखिए, सुनिए ज्योति जी, एक बहुत जरूरी बात बोलनी पड़ेगी, मुझे रोक दीजिए इनको एक क्षण के लिए। मैं स्पष्ट कर दूं, ये झूठ बोल के भाग रहे हैं। रुको चौधरी साहब, एक ठीक कर लो बात। मैं जीवन में आधा क्षण, 1 मिनट, आधा मिनट भी कांग्रेस में नहीं रहा। अपने आप को ठीक कर लीजिए, आपको किसी अनपढ़ ने पढ़ा दिया लगता है। वीरेंद्र चौहान किसी अनपढ़ ने, अज्ञानी व्यक्ति ने आपको भ्रम में डाल दिया। कृपया निकलिए भ्रम से। वीरेंद्र चौहान जी, मैं आधा सेकंड भी कांग्रेस में नहीं रहा अपने जीवन में। वीरेंद्र चौहान जी कांग्रेस में थे, कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। मुझे आपको ठीक कर लीजिए, मुझे अच्छे से मालूम है। आप अज्ञानी हैं क्या खुद भी? आपको पढ़ाया किसी मूर्ख ने है, और अगर आप खुद मूर्खता करना चाहते हैं तो मैं रोक रहा हूँ। अरे भाई, मैं टेलीविजन चैनल पे कह रहा हूँ कि हे अज्ञानी संदीप चौधरी, मैं आधा सेकंड भी कांग्रेस में नहीं था। जबरदस्ती दोहरा रहे हो यार। कैसे निरक्षर आदमी हो? विषय पर आएंगे आप दोनों। ये व्यक्तिगत, देखिए ये आप लोगों, रोकिए इस व्यक्ति को। इसे व्यक्तिगत डिबेट नहीं बनाए आप दोनों से, रिक्वेस्ट कह रहे हैं, क्यों झूठ प्रसारित कर रहे हैं? ये अब देखिए, आप लोग डिबेट के बाद बात कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप दोनों के पास अपने अपने फोन नंबर होंगे दोनों के, अगर नहीं है तो हम देंगे, हरियाणा न्यूज आपको नंबर देगा। ये उसके बाद व्यक्तिगत बातचीत कर लीजिएगा। ये देखिए, आपके पॉलिटिकल करियर को लेकर, आपके पास को लेकर आप लोग टेलीफोनिक की बात कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे शहीद भगत सिंह स्टेडियम को लेकर। आप कह रहे हैं झूठ बोलते हैं, संदीप जी कहते हैं कि मैं साबित कर दूंगा। अब टॉपिक को डिरेल नहीं, डिबेट को डिरेल नहीं करेंगे ना। अभी जिस मुद्दे को लेकर हम बैठे हैं बातचीत के लिए, संदीप जी आपने कहा कि सालों साल से ये चला आया है, सालों साल से ये चला आया है, और आखिरकार आज ये खत्म हो गया है। नाम नया है लेकिन बयानबाजी पुरानी। ज्योति जी, बहुत जरूरी बात कह रहा हूँ मैं, मुझ पे व्यक्तिगत हमला हुआ है, मुझे जवाब देने दीजिए। टेलीविजन पे कहा, एक आदमी चैनल पे बैठ के ये कह रहा है कि मैं कांग्रेस में था। कौन मूर्ख है ये? कौन अज्ञानी है? रोकिए उसको। तारीफ करने वाली चीज है, इसमें पंजाब सरकार की भी तारीफ होनी चाहिए, हरियाणा सरकार की भी तारीफ होनी चाहिए, और मोदी जी की भी इसमें तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाया, आपकी सहमति बनाई, और आज वो चीज क्लियर हो गई है। तो मुझे नहीं लगता देश को जितनी बड़ी एक सौगात शहीद आजम भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में मिली है, इससे बड़ी खुशी की कोई बात हो सकती है, और इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि भगत सिंह जी को हो सकती है। चौहान साहब, आपने आपत्ति जाहिर की, आपने इनकी बात को खारिज कर दिया, हमने सुनवा दिया ना दर्शकों को। आपने डिटेल में बताया आप नहीं थे, ठीक है, हमने सुना, हमने माना भी। अब ये कह रहे हैं कि मैं साबित कर दूंगा। तो देखिए, ये टॉपिक की बात नहीं है, कम से कम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है कि आप पर सवाल उठाया जाना, लेकिन दर्शकों के लिए, जो दर्शक हमें देखने बैठे हैं आज के विषय को लेकर, उनके लिए अहम ये है कि हम आज के विषय पर रहें। क्या आप एक सुलझे हुए प्रवक्ता के नाते ये नहीं मानते कि हमें विषय पर बात करनी चाहिए? आप ये बताएं। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता की ओर से जो कहा गया, कोई विषय से हटकर बात की नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता की ओर से जो कहा गया कि हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था, हमने काम करवाया था, यूपीए सरकार में तैयार हुआ था, उसका तो क्रेडिट दे दीजिए, उसका क्रेडिट दे दीजिए कि उसका भी कहीं जिक्र कीजिए कि यूपीए सरकार ने करवाया था। हालांकि गुलिया साहब का कहना है कि ये जनता के पैसे, जी प्रोजेक्ट को लेकर बात करने कम से कम। जी ज्योति जी, मैंने अब आपकी डिबेट में अब तक जितनी बातें कही हैं वो विषय से अलग हटकर नहीं कही, और मैंने कहीं ये नहीं कहा कि इसका सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को या जजपा को दे दीजिए, हरियाणा को दे दीजिए। मैंने ये कहा है कि सबने अपनी अपनी भूमिका अदा की। मैंने ये भी दोहराया है कि कांग्रेस को अगर खुली छूट मिलती, कांग्रेस की सरकारों को, तो वो क्या करती, सारा देश जानता है ये क्या करते थे। लेकिन जब कोई व्यक्ति पैनल पर बैठकर मुझ पर व्यक्तिगत हमला, ये देखिए बीच में बोल रहे हैं,
ये फिर बोल रहे हैं बीच में। इनकी बारी में इनकी बारी में बोलना चाहिए कि मेरी बारी में? ज्योति ये बताइए, ज्योति क्या ज्योति सवाल होगा सर, मेरी बारी में बोलना चाहिए? रावल जी आप मेरे मित्र हैं, आप अच्छे। ज्योति जी इनको आप रुको तो मेरी बात तो पूरी होने दो ना मेरे भाई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपकी, अरे रुक तो जाओ ना रावल जी, रुकना पड़ेगा, फिर आप बोल लोगे क्या? एक बात बताओ रावल जी अपनी बारी में आप बोल पाओगे क्या अगर मुझे ऐसे डिस्टर्ब करोगे? ज्योति क्या आप रोक नहीं पाते? राहुल साहब आप सुन लीजिए ना। ज्योति अगर आप इनको रोक नहीं सकती तो नहीं, किसने कहा नहीं रोक सकते सर? लगातार मेरी बारी में अगर कोई दखल देगा तो फिर आप बोलिए ना। नहीं फिर आप मुझे रोकिएगा मत। मुझे आपने कहा कि मैं मेरे ऊपर मुझे नहीं मालूम ये चौधरी साहब किस पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन इनको जानकारी नहीं है मेरी पृष्ठभूमि की, इसलिए शायद ये अज्ञानता में कह गए या किसी मूर्ख आदमी ने इनको पढ़ा दिया। वो बात साफ करना मेरे लिए जरूरी था। मैं पल भर के लिए कांग्रेस में नहीं रहा। दूसरी बात जो आज के विषय की है कि इस प्रोजेक्ट की अगर शुरुआत इनकी पार्टी में, रावल जी की पार्टी की सरकार रहते हुए हुई थी, तो क्या वीरेंद्र सिंह चौहान या अजय गुलिया या कोई भी आदमी दुनिया का ये मना कर सकता है कि इनके समय में इसकी शुरुआत हुई थी? ठीक है भाई, हमने मना किया क्या? क्यों सर्टिफिकेट मांग रहे हो? अगर हमने रुक तो जाओ ना रावल जी अपनी बारे में कहना, रुक जाओ ना, रुक जाओ, मेरी बात पूरी होने करना मेरा अधिकार है। मैंने अपने किसी भी वाक्य में ये नहीं कहा कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत गुलिया जी की या मेरी पार्टी के शासनकाल में हुई। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये फिर बोल रहे हैं, रुका नहीं जा रहा इनसे, रविंद्र रावल जी ऐसे डिबेट नहीं चल पाएगी, आप मुझसे पाएंगे, ये कोई तरीका नहीं। और चौहान साहब आप भी जल्दी एक भी सेंटेंस नहीं पूरा होने दिया। आप इनको रोकते रहेंगे तो आप जवाब का पूरा करेंगे। लेकिन मेरी हर बात पे वो बोलेंगे तो मैं कैसे पूरा करूंगा? इनकी ऑडियो को हमने डाउन रखा है। प्लीज इनकी टर्न में आपकी ऑडियो को डाउन रखेंगे। मुझे डिस्टर्बेंस होती है ना। आप सुन रहे नहीं, आप डिस्टर्ब मत हुई ना, बोले प्लीज। रुकिए ना, फिर म्यूट किया कीजिए। मेरे पास नहीं आनी चाहिए इनकी आवाज फिर, और इनके पास मेरी ना जाए। मैं दोहरा रहा हूं कि मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि इस विमान पत्तन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के दौरान हुआ। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि जब दोनों राज्यों में सहमति बन गई तो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सहजता से, गर्व के साथ आपका जो भाव है कहने का, आपने विस्तृत जवाब में बता दिया, आपने डिटेल में बता दिया है कि जिसने जो किया उसको क्रेडिट देने से हम नहीं इनकार कर रहे, आपने क्लियर कर दिया है और यहाँ से आपका जवाब आ गया। रावल जी एक बहुत दिलचस्प बात, हालांकि हम ये एंगल लेकर नहीं चले थे शुरुआत में डिबेट में, कि अगर यूपीए सरकार की पूरी तरह से चलती तो क्या नाम होता आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का? 4-5 गांधी नेहरू परिवार तक ही आप लोग पूरी तरह से सीमित रखते नाम को, जो कि सालों से करते आए हैं, ये अब भी कर दिया जाता। मुझे मेरा भाई, छोटा भाई है वीरेंद्र जी, मेरे बहुत नजदीक रहे हैं। मुझे सिर्फ इस बात पे आपत्ति है, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं ये, मुझे आपत्ति इनकी इस बात पे है, इनको फोबिया है कांग्रेस पार्टी का। अरे मेरी बात सुनो, जब हमने प्रोजेक्ट हमारी सरकार में, मुझे क्यों होगा भाई? मुझे क्यों फोबिया होगा? मुझे क्यों फोबिया होगा? मैं तो डराता हूँ कांग्रेस को, मैं तो डराता हूँ कांग्रेस को ना रावल साहब। मैं नहीं बोला मुझे क्या फोबिया है कांग्रेस का? कांग्रेस की औकात है क्या मुझे डराने की? कांग्रेस डरती होगी मुझसे और मेरी पार्टी से। वीरेंद्र भाई शब्दों का प्रयोग ठीक करिए, की बात मत कीजिए, औकात पे मत आइए। फोबिया कैसा? छोटा भाई क्या संबोधन आप सुनिए ना, छोटे भाई मैं ये कह रहा हूँ, फोबिया कैसा? हमें क्यों भय होगा? हमें क्यों फोबिया होगा? हमें क्यों फोबिया होगा? ये एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं आपको स्वीकार कर लूंगा। आपसे चंद सेकंड्स पहले पूछ लीजिए, फोबिया हमें क्यों होगा? आपसे करीब 1 मिनट पहले आपने सुझाव दिया कि दूसरे प्रवक्ता को म्यूट कर दीजिए। अब आप खुद ही नहीं, ऐसे नहीं है सर, आपको टाइम दिया गया था, आपने जवाब दिया। अगर आप ये आपको कहते हैं आपको फोबिया है तो आपको समय देंगे हम, अपनी बारी में आप जवाब दीजिएगा, आप साथ साथ काउंटर भी कीजिएगा। अभी आप सुने, और आप राहुल जी आप जल्दी जवाब पूरा कीजिए। मेरी बारी में मैं ये कह रहा था, फिर आप बोल रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप सुन भी लीजिए। मैंने पहले शुरुआत में कहा प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, मैंने कहा, सबसे पहले कहा कि जो ये काम हुआ, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब कह चुके हैं, देर से हुआ, होना चाहिए था।
कोई आपत्ति नहीं, कोई क्रेडिट नहीं। मैंने सिंपली ये बात कही थी कि कम से कम 2 शब्द उनके बारे में भी कह दीजिए कि जिस यूपीए सरकार और तत्काल हरियाणा सरकार, मैंने ये भी कहा हरियाणा के नागरिकों को, देश के नागरिकों को पैसा लगा है, मैंने कभी इससे बार बात दी। लेकिन मुझे आपत्ति है वीरेंद्र जी की बात पे, छोटे भाई की बात पे, जो ये कह रहे अगर इनका बस चलता ये फला 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 का नाम रख देते। अरे भाई आपको फोबिया है क्या इस बात का? उसका नाम रख देते। शहीद भगत सिंह सारे देश के शहीद हुए। सरदार फोबिया का मतलब क्या होता है ये बताइए। सबकी बात फोबिया होता क्या है यही कह दीजिए, लोगों को समझ में आ जाएगा ये शब्द, और वो लोग आपको बता देंगे कि वीरेंद्र सिंह चौहान और उसकी पार्टी फोबिया में विश्वास नहीं करती। नहीं, फोबिया ही है। आपको सारा दिन एक ही पार्टी का फोबिया रहता है, एक नेताओं का, हमको काहे का फोबिया होगा मित्र? रहता है, उससे हमको काहे का फोबिया होगा? एक मरी हुई गई गुजरी पार्टी से हमें फोबिया होगा? नहीं जॉन साहब, पार्टी से हमें फोबिया होगा? ये शब्द देखिए, ये आपकी भाषा और आपकी, कम से कम आप डिबेट की मर्यादा को ध्यान में रखें। पार्टी थी आपकी, क्या गई गुजरी पार्टी थी आपकी? ये डिबेट की मर्यादा का ध्यान इनको नहीं रखना चाहिए। मुझे फोबिया कह रहे हैं, मुझे क्यों फोबिया होगा? फिर आप लोग पर्सनल कमेंट क्यों कर रहे हैं राहुल साहब? का फोबिया होगा मुझे? आप अपने नेताओं का तो नाम लेने में भी आपको आपत्ति है, भला भला आप कह रहे हैं। आप गांधी नेहरू परिवार के लोगों का तो नाम भी नहीं लेते डिबेट में, आप इन पर क्यों अटैक कर रहे हैं बार बार? नहीं, ये फोबिया हो रहा है। ये आपको लेकर तो नहीं कहा ना कि रविंद्र रावल ये नाम रख देते, इन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ये नाम रख देती। आप इनको कहते हैं कि इनको फोबिया है कांग्रेस का। इन्होंने ये नहीं कहा कि रावल साहब नाम रख देते, इन्होंने कहा कि यूपीए सरकार की अगर चलती, कंप्लीटली चलती, तो नाम आज नहीं होता शहीद भगत सिंह के नाम पर। अब आप इनको कहेंगे फोबिया, अब ये कहेंगे कांग्रेस की औकात नहीं। इस तरह के शब्दों से बचे, आप दोनों ही बचे, दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है। डॉक्टर साहब ने उस परिवार के बारे में ये नाम हमने रखा तो नहीं ना, हमने एयरपोर्ट बनाया। मैं तो सिंपली कह रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद, भगत सिंह जी का नाम रखा गया, देरी से रखा गया। तो अच्छा इन्होंने ये कहा कि आप लोगों को अवसर नहीं मिला नाम रखने का, और यूपीए सरकार को लेकर कहा ऐसा नहीं है, हम रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं। शुरू से हम ये कह रहे हैं भगत सिंह जी के नाम से होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री बूटा साहब प्रपोज कर चुके हैं, तभी से कह रहे हैं हम भगत सिंह के नाम होना चाहिए। चलिए डिबेट में आगे बढ़े। गुलिया साहब, मैं देखिए, अब सेकंड हाफ डिबेट में हम एक बात जो एंगल रिपोर्ट में भी आप लोगों ने देखा और समझा कि ठीक है एयरपोर्ट को लेकर तो सहमति बन गई, ये काबिले तारीफ है, लेकिन जो दूसरे मुद्दे हैं पंजाब और हरियाणा के दशकों से चले आए हैं, हरियाणा गठन से चले आए हैं, हरियाणा के निर्माण से चले आए हैं, क्या बातचीत से उनमें बात नहीं बन सकती है? क्या ये हरियाणा के लोग उम्मीद नहीं कर सकते? करनी भी चाहिए ज्योति जी, और मैं तो एक चीज मानता हूँ, देखिए जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बेंच का फैसला आया था तो केंद्र की सरकार को, हम तो पहले भी कहते थे इंटरवीन करना चाहिए। हमारे इस मामले में केंद्र की सरकार ने इंटरवीन करा, देश के प्रधानमंत्री जी ने इंटरवीन करा, और आम जन मानुष जो है वो हरियाणा प्रदेश के थे चाहे पंजाब के थे, उनकी भावना का सम्मान हुआ। तो इसका नामकरण शहीद आजम भगत सिंह के नाम पे हुआ। अब हम तो एक चीज और कहते हैं कि हमारा जो फैसला हमारे हक में आया हुआ है, केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं कि उस मामले में भी इंटरवीन करे और हरियाणा प्रदेश को हरियाणा प्रदेश का हक दिलाए, जो कि हमारा हक बनता है। जो भी समझौते हुए हैं, हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक उन समझौतों से पीछे नहीं है, लेकिन उन समझौतों के अंदर जितना हमें मिला है, जो मात्रा उपलब्ध है, उसके अंदर जितना हमारा हिस्सा बनता है वो हिस्सा हरियाणा प्रदेश को मिलना चाहिए, ताकि हरियाणा प्रदेश की प्रगति उन्नति के अंदर और रफ्तार से ये तेजी से ये और आगे हरियाणा प्रदेश जो प्रगति के पथ पर अग्रसर है और तेजी इसको मिले। जो हमारे संसाधन है, जिन पे हमारा अधिकार बनता है, जो मुख्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है, वो हमें मिलने चाहिए। हम आग्रह करते हैं केंद्र की सरकार से कि इसमें भी इंटरवीन करे, और जिस प्रकार से इस मामले में पंजाब की सरकार ने सहयोग किया है, जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं, धन्यवादी हम उनके, वो और मामलों में भी हरियाणा प्रदेश का सहयोग करें। और हरियाणा की जनता भी उम्मीद करती है कि केंद्र इसमें इंटरवीन करे। और मुख्य तौर पर जब बात होती है एसवाइएल की, चूंकि हरियाणा की और खास तौर पर साउथ हरियाणा की लाइफलाइन के तौर पर इसे माना जाता है। तो संदीप जी देखिए, मन की बात कार्यक्रम में ना सही पीएम वहां अनाउंस ना करें, लेकिन कभी तो ऐसा हो कि केंद्र मध्यस्थता करे, जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कहा गया था। एसवाइएल को लेकर भी कोई समाधान हो जाए, इजराइल को लेकर भी ये छोटा भाई बड़ा भाई वाला जो एक संदेश है, ये दोनों ही राज्यों में या पूरे ही देश में जाए। देखिए ज्योति जी, अच्छी बात कही आपने, लेकिन एसवाईएल का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, उसकी हकीकत तक कोई जाना नहीं चाहता।
और लोग उसके नाम पर चुनाव लड़ते हैं। वो हमेशा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे SYL लोगों को याद आएगा। लेकिन मेरे साथी बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, अजय गोलिया बहुत नजदीक है मेरे, और इनकी एक तारीफ करूंगा कि हमेशा ये सच बोलते हैं। जब किसानों का आंदोलन चल रहा था ज्योति जी, यही वो प्रवक्ता थे और उस पार्टी के प्रवक्ता थे। इन्होंने कभी भी शहीद आजम भगत सिंह को याद करके सिखों के लिए या उनकी पगड़ी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि दूसरी पार्टियों के नेता उनको आतंकवादी भी कह रहे थे और पता नहीं किस किस नाम से, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, जैसे खुशी के मौके पर इस तरीके से संबोधित कर रहे थे। तो आज मुझे इस चीज की खुशी है कि चाहे वो प्रधानमंत्री जी की पहल रही, चाहे वो आम आदमी पार्टी की रही या वो हरियाणा सरकार की रही, एक समाधान निकला है। इससे एक उम्मीद जगी है कि जो दूसरे भी मुद्दे हैं उन पर भी बैठ करके बातचीत की जा सकती है और एक अच्छे माहौल में, जो यमुना का पानी का भी इशू रहता है, कभी दिल्ली को दिक्कत होती है, कभी हरियाणा को दिक्कत होती है, तो ऐसे कई इशू हैं जिन पर मिलजुल करके काम किया जा सकता है और जनता की समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है और दूसरे प्रदेशों को भी एक मैसेज दिया जा सकता है कि जो हरियाणा पंजाब मिल करके कर सकता है वो दूसरे स्टेट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। चौहान साहब, आपकी सहयोगी पार्टी के प्रवक्ता आपको पैनल पर आपको ही कहेंगे, चूंकि बीजेपी का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, ये सुझाव है कि केंद्र इंटरवीन करे कम से कम SYL जैसे मुद्दे को लेकर, जिससे हरियाणा के बहुत ज्यादा किसानों का, हम कह सकते हैं एक बड़ी तादाद का, बड़ी संख्या में लोगों का भला हो सकता है कि अगर SYL का पानी मिले और केंद्र उसमें इंटरवीन करे। तथ्यों की जानकारी आपको भी है, लेकिन मैं आपकी और सभी पैनलिस्ट मित्रों की सुविधा के लिए कुछ तथ्य दोहराना चाहूंगा। SYL का मामला सुप्रीम कोर्ट में, खासतौर पर उसी की आप बात कर रहे हैं, पहले गोलिया जी ने भी उसी पर बात की। एक मिनट मुझे कह लेने दीजिए कृपा करके। ये मामला दोनों राज्यों के बीच 1966 से उलझा हुआ है। इसको सुलटाने के अनेक प्रयास हुए और उन सारे प्रयासों के दौरान हरियाणा ने, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, कम या ज्यादा ऊर्जा के साथ लड़ी होगी, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो SYL के मामले में हरियाणा के पक्ष को कमजोर होने दे। हरियाणा लड़ता रहा, हरियाणा ने पैसा जमा करा दिया, हरियाणा ने ट्रिब्यूनल्स के सामने अपनी प्रस्तुतियां ठीक रखी और अलग अलग ट्रिब्यूनल्स के फैसले हरियाणा के पक्ष में आए। जब हमारे कथित बड़े भाई पंजाब ने लगातार हमारे हकों पर डाका डाला, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था कि सुलट नहीं रहा, बातचीत से, पंचायती तौर पर सुलट नहीं रहा, केंद्र के इंटरवेंशन से सुलट नहीं रहा, उस समय की केंद्र की सरकारें नहीं सुलटा पाई। तो चलिए अदालत में चलते हैं, क्योंकि इस देश में अदालत की व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय में हम गए। हरियाणा सर्वोच्च न्यायालय में 2002 में, 2004 में जीता। पंजाब ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानने से फिर से इनकार कर दिया। पंजाब ने जल संधियों को तोड़ने वाला कानून बना दिया, जल संधियों को फाड़ करके फेंकने का काम किया। हरियाणा फिर सर्वोच्च न्यायालय में गया कांग्रेस के कार्यकाल में, लेकिन कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के रास्ते जो मामला ले जाकर छोड़ा, उसके बाद उसको टांग दिया खूंटी पर। और उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, वो चाहते तो उसकी पैरवी कर सकते थे, मजबूती से कर सकते थे। इतिहास साक्षी है कि ऐसा नहीं हुआ और उनके 9.5 साल के कार्यकाल में संभवतः एक भी सुनवाई प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर चौहान साहब, आप पॉइंट पर आइए ना। आपने तो पूरी फैक्चुअली आपने सारी हिस्ट्री बता दी, आपने दशकों की बता दी ना। आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं, 2016 के बाद क्या हुआ सर? आप किसी को सुप्रीम नहीं, आपको समय दिया मैंने, अगर आप देखेंगे डिबेट को फिर से तो आपको समय दिया। आप सुनेंगी तो बताऊंगा। 60 के दशक से लेकर अब तक का तो आपने बता दिया ना, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया सर, केंद्र सरकार मध्यस्थता करे, 1 साल में नहर का निर्माण करवा दिया जाए, उसके बाद जो हुआ उसमें आप पहले आंसर नहीं कह सकते कि हाँ केंद्र को करनी चाहिए मध्यस्थता। आप पूरा सुनेंगी तो केंद्र को बीच में आना चाहिए। अगर ज्योति सांगवान पूरा सुनेगी, अगर ज्योति सांगवान अगर पूरा सुनेगी तो आपने तो रोक दीजिए बीच में मेरी बारी। आपने तो हरियाणा गठन से लेकर देखिए ज्योति जी, मैं डिबेट छोड़ दूंगा अगर आप मुझे मेरी बात पूरा नहीं करने देंगे। मैं हाथ जोड़ के चला जाऊंगा। नहीं वीरेंद्र, नहीं मेरी बात नहीं आने दी आपने।
ऐसे मत कीजिए। आपको पता है आपने हरियाणा गठन से लेकर 2015 तक बता दिया है। मैं जो कह रहा हूँ आपने सवाल उठाया, दूसरे प्रवक्ताओं को समय कैसे मिलेगा? ज्योति सुनिए, मुझे उत्तर देने दीजिए। को तो टाइम नहीं मिल प्लीज मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। जल्दी कीजिए ज्योति, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। अब मेरा समय खा रही है, मुझे प्लीज समय दे दीजिए, मुझे कंप्लीट शॉर्ट में करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, हमारी सरकार बनने के बाद हमने इस मामले की पुरजोर पैरवी की, फिर हरियाणा के पक्ष में आया। पंजाब का कानून सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। केंद्र लगातार पंजाब से बात कर रहा है और पंजाब को कह रहा है कि आओ बैठकर, अगर बातचीत से अब भी कुछ निकल सकता है तो निकालते हैं। केंद्र ने पंजाब को वार्ता के लिए बुलाया, ये रिकॉर्ड पर है, आपको भी मालूम है। फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि केंद्र मध्यस्थता नहीं कर रहा? केंद्र को अब सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से कहा, हम फिर लग गए हैं, हम फिर पंजाब को न्योता भेज रहे हैं। तो केंद्र में हमारी सरकार है, वो अपनी जिम्मेदारी से एक पल के लिए पीछे नहीं हटी। वार्ता करेंगे, पंजाब को बुलाएंगे कि वो देश के सर्वोच्च न्यायालय की बात को माने, हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दे। पंजाब अब अधिक नहीं भाग पाएगा, केंद्र अपनी मध्यस्थता की भूमिका निभाएगा और हम निभा रहे हैं। तो ये हुई ना बात, केवल इतनी बात मैं जो कहा कि पंजाब अधिक नहीं भाग पाएगा। रावल जी, एसवाइएल को लेकर डिबेट बिल्कुल नहीं है। शायद मैं सवाल जो पूछूं वो बहुत बार पूछे जा चुके होंगे, आप लोग जो जवाब देंगे वो बहुत बार दिए जा चुके होंगे बहुत सारे चैनल्स पर। डॉक्टर साहब, मुझे आपत्ति है डॉक्टर साहब की बात पे। चलिए, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, हम सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है। सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार क्या कर सकती थी जाके? क्या जजेस को कहती कि इसको गन पॉइंट में फैसला करो? मजबूती से पैरवी कर सकती थी, मजबूती से पैरवी कर सकती थी। तो बार बार कहा जाता है ना, अभी का मामला चला 9 साल, 9.5 साल बार बार कांग्रेस को आरोपित करते। मैं ये कह रहा हूँ, जब 3 साल पहले फैसला हो गया, आप कंटेम्प्ट क्यों नहीं फाइल करते? कंटेम्प्ट फाइल कीजिए पंजाब के खिलाफ, उस फैसले कंटेम्प्ट में जाइए ताकि सुप्रीम कोर्ट निर्देश देके वहां सेंट्रल तरफ मिलिट्री फोर्स लगा कर नहर बनाए। आप कंटेम्प्ट में जाइए। आप बार बार गड़े मुर्दे प्रेसिडेंट से पैरवी नहीं की। कब पैरवी नहीं की? सारा कुछ नहर का उद्घाटन उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल जी के टाइम 82 में हुआ, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तब से कांग्रेस फिर वहीं आ गए। देखो घूम फिर अब इनके पास 5 साल से 8 साल सरकार है, क्यों नहीं सोल्व कर पाए? 5 साल पहले फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, आप कंटेम्प्ट क्यों नहीं फाइल करते? कंटेम्प्ट फाइल कीजिए, अपना हरियाणा का हिस्सा लीजिए। आप बातचीत करेंगे, सब ड्रामा करेंगे, उनको ले आए, उनसे बात करें। क्या बात कर रहे हैं? जब भी सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट का फैसला आता है लागू ना हो, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ड्रामा नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ड्रामा नहीं होती। रावल साहब, जुबान संभाल के बात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे लीगली पता है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ड्रामा नहीं होती। कहाँ पर भी आपकी सरकार ड्रामा कर रही है? ड्रामा नहीं होती सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स। हम सुप्रीम कोर्ट में लगातार लड़ रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है कुछ भी। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ड्रामा नहीं होती। कुछ तो शब्दों का ध्यान रखो मेरे भाई। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में लगातार एग्जीक्यूशन की पिटीशन की पैरवी हम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। आपने की होती तो आपके कार्यकाल में आपको श्रेय मिल जाता। आपने अगर ईमानदारी से कार्रवाई की होती, पैरवी की होती, 9.5 साल फाइल खूंटी पे नहीं टंगी रहती। आप कंटेम्प्ट फाइल कीजिए। सुप्रीम कोर्ट अगर इंडिपेंडेंट एजेंसी है, सुप्रीम अच्छा एक सेकंड, क्या सुप्रीम कोर्ट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और रावल जी को रोका था? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपको रोका था कि जल्द सुनवाई के लिए आप पैरवी करें? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपको पैरवी करने से रोका था मेरे मित्र? सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर लागू नहीं हो रहा, कंटेम्प्ट फाइल कीजिए। इसलिए बातचीत कंटेम्प्ट फाइल कीजिए। राहुल जी, आपका जवाब हमें मिल गया। गए हैं, हम एग्जीक्यूशन में भी गए हैं। आपको जो काउंटर करना था वो भी आप कर चुके। गुड़िया साहब, देखिए, कंटेम्प्ट फाइल कीजिए। वर्तमान सरकार हर एक बजट में 100 करोड़ रखती है, जहां तक मेरी जानकारी है, एसवाइएल के निर्माण के लिए, कि जब एसवाइएल का निर्माण होगा तो ये पैसा वहां खर्च किया जाएगा। लेकिन हरियाणा के लोगों को इंतजार है कि आखिर कब होगा। अब आपने तो कहा था कि केंद्र इंटरवीन करे, लेकिन चौहान साहब का कहना है कि वो तो लगातार करता ही आया है, मजबूती से करता आया है। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने की बात हो तो हरियाणा सरकार ने लड़ी और केंद्र सरकार भी बार बार ही कहता है बातचीत से समाधान निकले। रावल जी, आप सुने अभी। और मान्य सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सबके लिए मान्य है।
देखिए, चौहान साहब कह रहे हैं केंद्र में इनकी सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम फिर भी हरियाणा प्रदेश के वासी होने के नाते और जननायक जनता पार्टी सदैव हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए लड़ाई लड़ती आई है। हम कहते हैं, देखिए, ये कह रहे हैं इन्होंने इंटरवीन किया, हम कह रहे हैं इन्होंने इंटरवीन किया, तो इस इंटरवीन की मात्रा को इतना बढ़ा दिया जाए, केंद्र का इतना हस्तक्षेप हो, क्योंकि सारी फेडरल इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर सारी जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के अधीन है। तो हम आग्रह करते हैं केंद्र की सरकार से, हरियाणा प्रदेश के लोगों की तरफ से जननायक जनता पार्टी आग्रह करती है कि जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, तो और जो पिछले हमारे समझौते हैं पंजाब के साथ, पंजाब को बाध्य करे उसके लिए, ताकि हरियाणा प्रदेश को उसका हक मिल सके। अगर केंद्र सरकार हमारे लिए इंटरवीन कर रही है, उसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद। लेकिन अगर इस इंटरवीन इतने से बात नहीं बन रही है, तो केंद्र की सरकार को पंजाब को बाध्य करना चाहिए और हरियाणा के लोगों को भी, उन लोगों को समझना चाहिए जो पंजाब में जाकर के कुछ और बोलते हैं, हरियाणा में आकर के कुछ और बोलते हैं। मैं जननायक जनता पार्टी की तरफ से अपना स्टैंड क्लियर कर देता हूं पार्टी का कि हमारी एक ही मांग है कि हरियाणा प्रदेश को उसके हक का पानी मिलना चाहिए। बाकी मैं चाहता हूँ ये राजनीतिक दल भी अपनी पार्टी, देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि रीजनल पार्टी तो कह देंगे ना, दिक्कत ये है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके अलग, दोनों राज्यों की इकाइयां अलग अलग बातें करती हैं, अलग अलग प्रवक्ता वहां पंजाब में टीवी चैनल्स पर कुछ बोलते हैं, हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता, हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता, इनकी मजबूरियां हैं अपनी, चूंकि अपनी पार्टियों का स्टैंड रखते हैं। चौहान साहब, मैं आऊंगी आपके पास सवाल के साथ, लेकिन संदीप जी, चौहान साहब ने कहा कि हमने मजबूती से पैरवी की सुप्रीम कोर्ट में और पिछली सरकार ने नहीं की, तभी फैसला नहीं आ पाया था। इनकी बात को हम मानेंगे, इनकी बात को बड़ा करते हुए, लेकिन केंद्र ने इंटरवीन किया तो उसका तो परिणाम नहीं दिखा, तो फिर कैसे माना जाए कि केंद्र ने मजबूती से किया होगा, दखल दी होगी? देखिए ज्योति जी, मैं आपको बता दूं, इन चीजों पर हम पहले से डिबेट करते रहे हैं और पहले भी डिबेट किए हैं, और मेरे भाई अजय गुलिया बैठे हैं, इन्होंने भी चीजों पे बहुत डिबेट की है। SYL को लाने के लिए जब एक ही पार्टी होती थी नए लोग, तब भी ये डिबेट करते थे, तब भी ये प्रवक्ता थे। और एक टाइम ऐसा भी था जब हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और पंजाब के अंदर बादल साहब की और बीजेपी की सरकार थी और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार थी ज्योति जी। उस टाइम ये मुद्दा उठाया गया था कि भाई केंद्र में भी सरकार है, आज पंजाब में भी सरकार है, तो हरियाणा का पानी हरियाणा को दे दिया जाए। लेकिन इसकी जो सच्चाई है ज्योति जी, वो भी आपको जाननी पड़ेगी। इसकी सच्चाई ये है कि पंजाब के किसान को कौन ये कहेगा कि आपके हिस्से का पानी हम नहीं दे रहे हैं। पंजाब में फौरन जो विपक्षी दल होते हैं वो ये बात चला देते हैं कि पंजाब का पानी, पंजाब के किसान का पानी हरियाणा को दे दिया गया, और वहां पर एक राजनीतिक मोड़ आ जाता है। और वो मोड़ इसलिए ये जो फंसी हुई है बात, इसलिए फंसी हुई है कि पंजाब का पानी हरियाणा को नहीं मिल पा रहा है या SYL का पानी हरियाणा को नहीं मिल पा रहा है। और ये चीजें सरकारें किसी की भी आई, एक ऐसा पैच है जो वोट बैंक से जुड़ा हुआ है, और मुझे नहीं लगता आसानी से इसमें कुछ हो सकता है। अगर कोर्ट की डायरेक्ट इसमें दखल रहती है तो कुछ भी हो सकता है। नेताओं के भरोसे इसका रिजल्ट निकलना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल वीरेंद्र चौहान जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, आप बात कीजिएगा उस पर। लेकिन देखिए, पॉलिटिकल विल पावर बहुत जरूरी है सर। शहीदों के नाम पर ये मुद्दा इसलिए भी हम आज उठा रहे हैं क्योंकि शहीदों के नाम पर, शहीद भगत सिंह के नाम पर, शहादत के नाम पर तो दोनों राज्यों की सरकारें भी एकजुट हो गई और केंद्र का सहयोग भी है। लेकिन जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो पानी का मुद्दा है, या फिर चंडीगढ़ की राजधानी की बात करें, विधानसभा में हरियाणा की हिस्सेदारी की बात करें, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि अभी सुलझे नहीं हैं, जिन पर बार बार बात होती है। तो क्या उनके लिए पॉलिटिकल विल पावर की जरूरत नहीं है कि मजबूत इच्छा शक्ति हो जिसके साथ काम किया जाए? देखिए, पहली बात तो ज्योति जी ये है कि इस समय चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या हरियाणा में मनोहर जी की सरकार हो, हरियाणा के हितों को लेकर, हरियाणा की जनता से जुड़े हुए मसलों, उनके अधिकारों की बात जहां भी आती है, तो आज तक की किसी भी सरकार से ज्यादा स्ट्रोंग विल पावर के साथ, जिसको पॉलिटिकल विल आप कह रही हैं, बहुत मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ हम कदम उठा रहे हैं सब मसलों पर। कहीं भी हमने अपने कदम को, अपनी जुबान को डगमगाने अब तक नहीं दिया है। चाहे राजधानी की बात हो, हमने मजबूती से कहा है कि चंडीगढ़ पर जितना पंजाब का अधिकार है उतना हमारा है। इस मामले में
हम आगे बढ़े। हमने कहा हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि हमारा हाईकोर्ट अलग होना चाहिए, चंडीगढ़ में होना चाहिए। हमने स्पष्टता से कहा कि हम अपनी विधानसभा बनाने जा रहे हैं। ये काम पहले भी हो सकते थे, इसी अंदाज में किए जा सकते थे। हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं तो दावा कर सकते हैं कि हम बेहतर इच्छा शक्ति के साथ बढ़ रहे हैं। रही बात SYL की, समझिए जरा कि पॉलिटिकली ये अगर सुलटना होता तो कोई भी पिछली सरकारें सुलटा लेती। अदालतों में ही सुलटना है क्योंकि दोनों राज्यों के अपने अपने राजनीतिक हित हैं। सेंसिटिव मामला है। इस मामले में क्योंकि दोनों पक्ष वो मारने को उतारू हो जाते हैं, इसलिए आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया है और सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार हरियाणा के पक्ष में अपनी बात कही है। हमें विश्वास है कि हम पूरी ताकत लगाकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अमल में लाने में कामयाब रहेंगे। उस दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसमें ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का केवल मसला नहीं है। राजनीतिक इच्छा शक्ति पंजाब वालों की अपनी है, मारी न्यारी है। हक हमारा है। ये अदालत ने जो नहीं, सुनिए ना, जब दो भाई लड़ रहे हैं, आपस में मान नहीं रहे, पंचायत की बात नहीं हो रही, तो फिर पंचायत से ऊपर अदालत होती है और अदालत का निर्णय सबको मानना होता है। वो हमारे पक्ष में है, हम लागू करवा लेंगे उसको। हम उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। हरियाणा कमजोर किसी मायने में नहीं, हरियाणा की राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर नहीं, बल्कि मैं यूं कहता हूं कि SYL के मामले में हरियाणा के सभी राजनीतिक दल मजबूती से एकजुट हैं कमोबेश। उनको और मजबूती से एकजुट होना चाहिए पंजाब के राजनीतिक दलों की तरह। और मामला आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, उसकी छड़ी से ही सुलझेगा और कोई रास्ता नहीं है। अदालत ने ही केंद्र को कहा है दोनों राज्यों से इस आदेश को लागू करने के बारे में बात करें। केंद्र बुलाएगा, बातचीत करेगा और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगा। पंजाब फिर भी नहीं माना तो सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है, कानून का संरक्षक है, अधिकारों का संरक्षक है। उम्मीद है, जनता को तो अदालत से ही उम्मीद है। और रावल जी, चूंकि केवल SYL की बात नहीं की, SYL को लेकर हमने बात नहीं की, केवल बहुत सारे मुद्दे ऐसे ही हैं जिनका जिक्र अभी चौहान साहब भी कर रहे थे कि आप चंडीगढ़ राजधानी की बात करें, अलग से हाईकोर्ट की आप बात करें, ब्यूरोक्रेसी में हरियाणा की प्रतिशत की आप बात करें, विधानसभा में हरियाणा की हिस्सेदारी की आप बात करें। हरियाणा के साथ चलो ठीक है, छोटा भाई बड़ा भाई, किसान आंदोलन के दौरान भी उबानगी देखी गई, लेकिन हरियाणा के साथ जस्टिस कभी नहीं हुआ। अब केवल ठीक है नाम बदला गया एयरपोर्ट का, उसमें एकजुटता की बात भी आई है सामने, उसमें ये भाई भाई की बात भी कही गई है, उसमें भी कहा गया कि बात बन भी गई और केंद्र की ओर से भी इस बात को लेकर निर्देश दिए गए। शुक्र को बात मानी, डॉक्टर साहब ने ये बात कही जब पंचायत में बात ना मानी जाए तो मानना सुप्रीम कोर्ट का मामला माना जाएगा। मैंने यही बात कही थी कि आप कंटेम्प्ट में जाइए, पंजाब इस बार को कभी मानने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हमारे हरियाणा की फेवर में दे रखा है। आप कंटेम्प्ट फाइल करिए कि आपका फैसला लागू नहीं हो रहा माय लॉर्ड्स, और ये फैसला कंटेम्प्ट में डिसीजन हो जाएगा। सेंट्रल फोर्सेज लगा के सरकार बनाए, केंद्र में सरकार। आपको प्रोसीडिंग्स का पता नहीं है ना, इसलिए आप कह रहे हैं रावल साहब बार बार। हम कोर्ट में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, कोर्ट सुन रहे हैं मामले को। आप बार बार कंटेम्प्ट कह रहे हैं। कंटेम्प्ट तो कंटेम्प्ट उसके बाद आएगी ना भाई साहब, कंटेम्प्ट उसके बाद आएगी। एग्जीक्यूशन पेंडिंग है, एग्जीक्यूशन पर कार्रवाई चल रही है अभी, तो एग्जीक्यूशन पर कार्रवाई चल रही है, उसके दौरान कैसे कंटेम्प्ट आ जाएगी? अरे कंटेम्प्ट तो बाद में आएगी, पंजाब जब एग्जीक्यूशन ऑर्डर को नहीं मानेगा। एग्जीक्यूशन के ऑर्डर पर सुनवाई चल रही है मेरे मित्र। आप जानते हैं ना चौहान साहब, पंजाब ने कहा माना था, जमीनें अधिग्रहित की गई थी वो भी वापस दे दी गई थी किसानों को, तो नहर जितनी बनवाई गई थी उसको भी एक छोटी सी बात बिल्कुल साफ हो जाएगा, सीन साफ हो जाएगा, जानते हैं, आप जानते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपको सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का मालूम नहीं, सुप्रीम कोर्ट में एग्जीक्यूशन चल रहा है, एग्जीक्यूशन की पिटीशन पर काम हो रहा है। 2 से 3 मिनट हमारे पास है, वाइंड अप भी, बीच में कंटेम्प्ट कैसे डाल देंगे आप? वाइंड अप भी हमें करना है गुलिया जी। SYL के अलावा भी पंजाब हरियाणा, चूंकि संयुक्त पंजाब से हरियाणा बना के, तो मुद्दे कई ऐसे हैं जो कि कॉमन हैं और उन कॉमन मुद्दों में हरियाणा कहीं आगे नजर नहीं आता। कम से कम
देखिए मैं तो ज्योति एक बात कहूंगा, फिर ये लोग कहेंगे क्रेडिट की बात है। एक देखिए आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक नौजवान ने लड़ाई ली, देश के लिए बलिदान दिया, सारा देश एकजुट हो गया, देश को आजादी मिल गई। आज एक हरियाणा प्रदेश के नौजवान के हाथों में कमान है, उसने मांग रखी, आज जब उसके हाथ में ताकत थी उसने अपनी बात मनवाने का काम किया। मैं तो कहता हूँ हरियाणा प्रदेश के लोगों को, ऐसे नौजवानों को मौका दो, आगे भी हरियाणा प्रदेश को जहाँ इन लोगों ने कमजोर रखा था, हरियाणा प्रदेश को मजबूती से रखने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश के लोगों से ये अपील है। एक चीज और कहना चाहूंगा, आप तो जाते जाते सारा क्रेडिट दुष्यंत चौटाला को दे गए सर। शुरुआत में ठीक है, अपनी अब तो युवा के हाथ में कमान है, युवा ने मनवाया। ये बीजेपी में तो आप लोगों, ये लीडिंग पार्टी तो है सरकार में, इन्होंने भी कुछ किया होगा। सुनिए ना, पंजाब सरकार ने भी कुछ किया होगा, केंद्र ने भी किया होगा। ज्योति जी, या अकेले युवा डिप्टी सीएम ने काम करते हैं। ज्योति जी, मोदी जी जिस ऊर्जा के साथ काम करते हैं वो भी हुआ है, उन्होंने फैसला लिया। इससे पहले की सरकार पीएम ने फैसला लिया और डिप्टी सीएम ने मनवाया। आप तो ये निचोड़ निकाल रहे हैं डिबेट का। चौहान साहब को कुछ कहना है बहुत जल्दी। धन्यवाद ज्योति जी, मोदी जी का भी धन्यवाद। वीरेंद्र चौहान जी, बस मुझे एक वाक्य कहना है। नहीं, हरियाणा बीजेपी को गायब कर दिया क्या आपने बीच से? एक मिनट गुलिया जी, बहुत जल्दी, ठीक है चौहान साहब, आखिरी कमेंट बहुत जल्दी, मुझे बोलने देंगे? बहुत जल्दी। गुलिया जी रुकेंगे। देखिए, गुलिया जी को अपने नेता के गीत गाने का, उनकी प्रशंसा करने का अधिकार, और वो बड़े ऊर्जावान हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। परंतु गुलिया जी को ये बात याद रखनी चाहिए, आज ये थोड़े इम्बैलेंस हो गए हैं कि जब दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री के नाते कहीं अपनी बात रखते हैं तो वो वहां मनोहर जी के प्रतिनिधि होते हैं, हमारी संयुक्त सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। जब आप यूं कहोगे ना कि मन नहीं कर दिया, उसने ही कर दिया और उससे ही सारा कुछ दे दो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चौहान साहब ठीक कर लो इस बात में। अभी तो हम चुनाव भी दूर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री मनोहर जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। ये देखिए कमाल की बात है। दुष्यंत चौटाला भी उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये तो गुलिया जी को मानना पड़ेगा कि नहीं? ये तो क्रेडिट गेम तो खुलकर ही सामने आ गया। और डिप्टी सीएम जो करेंगे फिर तो सीएम ही क्रेडिट ले लेंगे कि सीएम का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप ये गठबंधन के दोनों सहयोगी पार्टियों के प्रवक्ताओं को भी आपने सुना, दूसरे प्रवक्ताओं को भी आपने सुना। कुल मिलाकर क्रेडिट गेम। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो देखिए, एयरपोर्ट का नाम तो बदला गया है, उसे लेकर खुशी भी है, उसको लेकर क्रेडिट भी है, लेकिन क्या इसी तरह से दूसरे जो मुद्दे हैं जिनका दशकों से कोई समाधान नहीं निकला है, क्या उनका समाधान नहीं निकल सकता कि इसको लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।